डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरदोई में पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रयागराज से मेरठ अब महज 6 घंटे दूर। ईस्ट से वेस्ट यूपी तक कई धार्मिक तीर्थों तक पहुंच आसान बनाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। मोदी ने कहा ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन। वहीं महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने सपा को घेरा। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा संस्कृति, समृद्धि और रोजगार का एक्सप्रेसवे। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश एक्सप्रेसवे के नए कीर्तिमान बना रहा। नए यूपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से हो रहा विकास। महोबा में भाजपा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने लगाए पद के एवज में हमबस्तर होने की मांग की आरोप। जिलाध्यक्ष के इस्तीफे पर अड़ी पूर्व जिला मंत्री ने बढ़ाई टेंशन। आरोपों की जांच करने पहुंची बीजेपी को 2 सदस्यीय जांच टीम। नमस्कार। बंगाल चुनाव के हिसाब किताब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की खबर आ रही है। सबके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। अभी पोस्ट एग्जिट पोल के रिजल्ट आने में समय है, लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़ों को लेकर जो हलचल है वह काफी दिलचस्प और कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रही है। हालांकि सट्टा बाजार के आंकड़े केवल अनुमानों और हवा के रुख पर आधारित होते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधिकारिक मान्यता नहीं होती है। भारत में चुनाव पर सट्टा लगाना एक दंडनीय अपराध है। चुनाव के सटीक नतीजे 4 मई 2026 को ही साफ होंगे, लेकिन आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण के मतदान के बीच राजस्थान के प्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार और अन्य वैश्विक सट्टा बाजार के अनुमान सामने आने लगे। फलोदी सट्टा बाजार को चुनावी भविष्यवाणियों के लिए काफी सटीक माना जाता है। सट्टा बाजार ममता बनर्जी की पार्टी को 158 से 161 सीटें मिलने का अनुमान बता रहे हैं। यह बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी ऊपर है, लेकिन साल 2021 की तुलना में इसमें गिरावट देखी जा रही है। बीजेपी को 127 से 30 सीटें मिलने का भाव चल रहा है। बाजार का मानना है कि बीजेपी ने इस बार बहुत मजबूती से वापसी की है, खासकर उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाकों में। सट्टा बाजार में फिलहाल टीएमसी की सरकार बनने पर कम भाव यानी अधिक संभावना है, जबकि बीजेपी के लिए भाव थोड़ा ज्यादा है, जिसका मतलब मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन पड़ा टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी का भारी है। हैरानी की बात यह है, जहां घरेलू सट्टा बाजार टीएमसी को आगे दिखा रहे हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय प्रेडिक्शन मार्केट जैसे पॉली मार्केट के रुझान अलग हैं। पॉली मार्केट में बीजेपी की जीत की संभावना 57% के करीब दिखाई जा रही है। ममता बनर्जी की जीत की संभावना 43% के आसपास है। पॉली मार्केट में अंतर इसलिए दिख रहा है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर शहरी मध्यम वर्ग और सोशल मीडिया के सेंटीमेंट पर आधारित होते हैं। सट्टा बाजार के कुछ सट्टेबाज कुछ विशेष सीटों पर भी दांव लगा रहे हैं। भवानीपुर की बात करें तो यहाँ ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला है। सट्टा बाजार में इस सीट पर जीत हार के भाव लगातार बदल रहे हैं, जो ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। पहले चरण में हुई 93% से अधिक वोटिंग ने सट्टा बाजार को चौंका दिया। सट्टेबाजों के अनुसार इतनी भारी वोटिंग आमतौर पर सत्ता परिवर्तन का संकेत देती है, लेकिन चुनावी जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल के कैडर आधारित वोटिंग के कारण यह सत्ता पक्ष के लिए भी हो सकता है। सट्टा बाजार के अनुमान अक्सर चुनावी माहौल की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। हालांकि ये आधिकारिक नहीं होते, ना ही इनकी सटीकता की कोई गारंटी होती है। सट्टा बाजार के बुकीज का मानना है कि उत्तर बंगाल में बीजेपी मजबूत है, जबकि दक्षिण बंगाल जो टीएमसी का गढ़ है, इस बार कड़ा मुकाबला है। यहाँ की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां हार जीत का फैसला होना इन्हीं सीटों के जरिए तय होगा। आपको बता दें कि आज यानी 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल के जिलों में हो रहा है। दक्षिण बंगाल की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर आज दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है।
दूसरे चरण में जिन सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उसमें कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्व मेदिनीपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। दक्षिण बंगाल के ये इलाके राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील और निर्णायक माने जाते हैं। उत्तर बंगाल के जिलों जैसे दार्जिलिंग, काम्पलोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार में मतदान की प्रक्रिया पहले चरण में ही संपन्न हो चुकी है। आज दूसरे चरण में हो रहे राज्य की सभी 294 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राजनीतिक विषाद की बात करें तो सट्टा बाजार फिलहाल हंग असेंबली या टीएमसी की सांस रोक देने वाली जीत की ओर इशारा कर रहा है। पहले चरण में 92% से अधिक वोटिंग ने सट्टा बाजार के समीकरणों को थोड़ा उलझा दिया है। बुकीज इसे परिवर्तन की लहर और मजबूत जनादेश दोनों के रूप में देख रहे हैं। अधिकांश सट्टा बाजारों में टीएमसी और बीजेपी के बीच नेक टू नेक मुकाबला बताया जा रहा है। 2021 की तुलना में इस बार बीजेपी के भाव में सुधार देखा गया है, जो एक कड़ी चुनौती का संकेत है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि सट्टा बाजार के आकलन लोकसभा चुनाव 2024 और बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में कितने सटीक निकले। अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 और बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की बात करें तो सट्टा बाजार और उसकी भविष्यवाणियां कहीं सटीक बैठती हैं तो कहीं बुरी तरह विफल रहीं। 2024 के आम चुनाव में सट्टा बाजार विशेषकर फालोदी की बात करें तो उनका अनुमान आंशिक रूप से सही रहा, लेकिन जनता की नब्ज टटोलने में वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। फलोदी सट्टा बाजार ने मतदान से पहले बीजेपी के लिए 300 से 310 सीटें और एनडीए के लिए 330 सीटें होने का अनुमान लगाया। बीजेपी 240 सीटों पर समेट गई और एनडीए को 293 सीटें मिली। सट्टा बाजार ने बीजेपी के बहुमत को लेकर सही संकेत दिया, लेकिन सीटों की संख्या में यह रिजल्ट से काफी दूर रहा। सट्टा बाजार ने विपक्षी इंडी गठबंधन की मजबूती को भी कमतर आंका था। इसी तरह बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की बात करें तो 2021 के बंगाल चुनाव में सट्टा बाजार का गणित पूरी तरीके से फेल हो गया। सट्टा बाजार का यह शायद हालिया इतिहास में सबसे बड़ी विफलताओं में से एक रहा। चुनाव के अंतिम चरणों तक फलौदी और दिल्ली सट्टा बाजार बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन बुकीज ने बीजेपी को 130 से 140 सीटें, टीएमसी को बहुमत के नीचे यानी 120 से 130 सीटें दिखाया। उस वक्त ममता बनर्जी की टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। बंगाल में सट्टा बाजार की भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई। वे साइलेंट वोटर और महिलाओं के बड़े वोट बैंक को भांपने में असफल रहे। ऐसे में साफ है कि सट्टा बाजार केवल एक व्यावसायिक अनुमान है। बंगाल के पिछले अनुभव को देखते हुए यह कहना बेहद अहम होगा कि इन आंकड़ों को अंतिम सत्य मानना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बावजूद चुनावी आकलन और सहज मनोरंजन के लिए सट्टा बाजार के आंकड़ों पर चर्चा करने से कई बार दिलचस्प नतीजे निकलते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश चतुर्वेदी जी, सलाहकार प्रसार भारती, निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आप ही से। आप लोगों के नज़रिए से सट्टा बाजार के जो रुझान आते हैं उसे कितना भरोसेमंद माना जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के बीच जब भी टकराव हुआ है जीत जमीनी सर्वे की हुई है। क्या इस बार भी सट्टा बाजार एक केवल हवा बनाने का जरिया होगा? देखिए, सट्टा बाजार के जरिए हवा को राजनीतिक दल बनाते हैं, उसमें तो दो राय है नहीं, क्योंकि राजनीति एकमात्र उद्देश्य होता है कि येन केन प्रकारेण राजनीतिक सत्ता को हासिल करना, चुनावी जीत हासिल करना। और चुनावी जीत हासिल करने के लिए जनता का बड़ा समर्थन चाहिए। तो जनता का समर्थन चाहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्लोटिंग मतदाता होते हैं, जो फेंस होते हैं, वो आखिरी दौर में कई सारी बातों से, प्रचार के अभियान से, प्रचार के दबाव से प्रभावित होते हैं और कई बार जाकर के बूथ पर भी अपना मन बदल लेते हैं। और कई बार लगता है
कि कुछ मतदाता ऐसे होते हैं कि उनको अगर लगता है कि फला पार्टी जीत रही। जी, आपको बता दें कि पॉली मार्केट की बात करें या फलोदी सट्टा बाजार की, पॉली मार्केट में शेयर कहा जाता है 0.01% से शेयर 1% शेयर तक होता है। इसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है और शेयर मार्केट की तरीके से यह सट्टा बाजार काम करता है। फलोदी की बात की जाए तो इनकी स्पेशलिटी चुनाव और क्रिकेट पर सट्टा लगाने में होती है। ग्लोबल प्रेडिक्शन मार्केट पॉली मार्केट का इशारा जो है वह दिखा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, जबकि स्थानीय सट्टा बाजार टीएमसी को आगे बता रहे हैं। इस विरोधाभास के पीछे असली कारण क्या है, निपुण जी? जी देखिए, क्या है कि एक लोकल होता है और एक इंटरनेशनल होता है, ये बात सही है। और मैं समझता हूँ कि लोकल जो सट्टा बाजार है उस पे ज्यादा विश्वास हम लोग कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि लोकल को जानकारी जमीनी स्तर की होती है और वहां पर जो सट्टा में लगाने वाले लोग हैं वो भी लोकल ही ज्यादा होते हैं। जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल जो मैसेज जा रहा है उसके बिहार पर क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लोग अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन इस बार ये फैक्ट है कि जो टक्कर है वो बहुत कांटे की है। और जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि हो सकता है कि हमको एक हंग वहां पर हाउस देखने को मिल जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन मुझे इस बार ऐसा लगता है कि मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा रहने वाला नहीं है जीत और हार के बीच में। और बड़ा दिलचस्प हो चुका है चुनाव, जिस प्रकार से चल रही है पूरी घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार। बीजेपी भी पूरा इस बार दावा कर रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं, पूरी तैयारी है। पीएम मोदी का भी आप जान रहे हैं, आज सेकंड फेज का चुनाव चल रहा है। तो पीएम मोदी आज वाराणसी में, काशी में है। पहले फेज में आपको याद होगा तो बेलूर मठ पहुंच गए थे। तो ये भी एक सिंबल है, क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनाव होता है, जब बीजेपी को जीत की उम्मीद होती है तो पीएम मोदी का इस प्रकार का दौरा भी हमको देखने को मिलता है। तो इसका एक बड़ा मैसेज निपुण जी ये भी है कि बीजेपी बार बार साफ करती है कि हम सनातनी पार्टी हैं और आप हम पर भरोसा करेंगे तो हम राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ा मैसेज होता है मंदिर का दौरा करके। हमारे साथ उमेश चतुर्वेदी जी। उमेश चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से निपुण जी बता रहे हैं, क्या बंगाल एक बार फिर हंग असेंबली की ओर बढ़ रहा है या स्पष्ट बहुमत की गुंजाइश अभी भी है? उमेश चतुर्वेदी जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत की गुंजाइश है। इसकी वजह ये है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो पहले तो बहुत बढ़ा हुआ है। और जब मतदाता से भाग लेता है वोटिंग में तो निश्चित मतलब स्पष्ट वो जनादेश देने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हंग असेंबली आने जा रही है। ठीक है कि चुनाव कांटे का हो रहा है और होता क्या है कि हम सब लोग अपने अपने से, अपने अपने चश्मे से, अपने अपने वैचारिक जो धारणाएं होती हैं उन धारणाओं से अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी धारणाएं जमीन के जो असल मुद्दे होते हैं, असल नतीजे होते हैं, उससे कहीं दूर होती है। लेकिन हाल के दिनों में देखेंगे, लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो आप देखेंगे कि जनता कहीं भी जब वोट दे रही है, कहीं भी मत डाल रही है तो स्पष्ट बहुमत दे रही है। अब जस्ट आप देख सकते हैं किसी भी राज्य में जो चुनाव है, बिहार का चुनाव देख लीजिए, साफ बहुमत दिया है गठबंधन को। इसी तरह से आप अभी गुजरात के असेंबली चुनाव को देख लीजिए। तो इस तरह से आज जनता का, क्योंकि क्या है कि पहले की तुलना में लोग पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, सूचना और संचार के इतने माध्यम हो गए हैं, कुछ ज्यादा आ रही है, तो लोगों के पास मुद्दों की बहुत सारी समझ है और इसी के चलते लोग एकदम से आगे आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हंग असेंबली आने जा रही है, कोई त्रिशंकु विधानसभा आने जा रही है। विधानसभा तो स्पष्ट ही आएगी, चाहे इस पार होगी चाहे उस पार होगी। और रही बात सट्टा बाजार की, तो सट्टा बाजार में निश्चित तौर पर मैं सहमत हूँ कि जो स्थानीय स्तरीय होते हैं उनको बहुत ज्यादा सटीक अंदाज होता है बनस्पत की, सटीक अंदाज होता है। इस अंदाज के पीछे और भी क्या कारण है? हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उमेश चतुर्वेदी जी, सलाहकार प्रसार भारती, और निपुण जी।
निपुण जी, पहला सवाल आपसे कि क्या बाजार के पास ऐसे इनपुट हैं, सट्टा बाजार के पास इनपुट हैं कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक में कोई बिखराव हो रहा है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है? निपुण जी। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक में तो मुझे बिखराव की गुंजाइश कम लगती है। हालांकि बीजेपी ने लगातार प्रयास किया है इस बार मुस्लिम वोट बैंक को भी टारगेट करने का या उसमें भी सेंध लगाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है छिड़केगा। उसकी मेन वजह क्या है कि मुस्लिम वोट बैंक में इस बात की चिंता ज्यादा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हो सकता है हमारी नागरिकता ही इस प्रकार का ह्यूमर जरूर फैला है बंगाल के चुनाव के अंदर। दूसरा जो मैंने कहा आपको, देखिए जो लोकल व्यक्ति होता है, आप और मैं दिल्ली से बैठ के हम लोग देख रहे हैं तस्वीरों को, या हम एक दो बार विजिट में करके आ गया, हम उस बेस पर कह रहे हैं, लेकिन जो लोकल व्यक्ति होगा और जो सट्टा बाजार में पैसा लगाएगा, देखिए सट्टा बाजार में पैसा लगाने का मतलब ये है कि या तो आप चढ़ गए या आप गिर गए, तो वो बहुत ही हैवी कैलकुलेशन करते हैं कि किसके जीतने की संभावना है, किसके जीतने की संभावना नहीं है। हालांकि देखिए सट्टा बाजार एक अनौपचारिक है, इनलीगल है, कोई लीगल तो उसका कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फिर भी उनको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल की होती है। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि टक्कर इस बार कांटे की है, तभी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का दोनों ही पार्टी को लेकर वहां पोकी स्थिति है। लेकिन आप जिसने भी देखिएगा, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि एकदम क्लियर विक्ट्री से जीतने वाली कोई पार्टी है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत माइनर से अंतर से या तो बीजेपी आएगी या टीएमसी आएगी। तो मैं मानता हूं कि इस ऐसे में बिल्कुल निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोकल वालों भरोसा अच्छे से हमको करना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकल भी, देखिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, इसको लोग बोलते हैं साइलेंट वोटर, एक वर्ड हम यूज करते हैं साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर पब्लिक में कुछ और मैसेज देते हैं और रियलिटी में बटन जाके कहीं और दबा के आते हैं, तो वो भी बहुत सारा मायने करता है। तो मुझे लगता है ये कि बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर। उमेश चतुर्वेदी जी, क्या चुनाव के दौरान जो छिटपुट हिंसा हुई, आरजीकर वाला कांड हुआ, उसके अलावा भी जिस तरीके महिलाओं की सुरक्षा बार बार सामने आई कि जिस तरीके की उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए उस तरीके की सुरक्षा बंगाल में ममता सरकार नहीं उपलब्ध करवा पा रही है, इस बीच भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती ने वोटिंग पैटर्न को बदला है, प्रभावित किया है? जी देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है। जो लोग बंगाल में रहे, आप जानते हैं पूरा में, क्योंकि भारत की राजधानी रही है कलकत्ता, औद्योगिक क्षेत्र है, तो बंगाल में रहने और पलायन करने वाले लोगों की उत्तर भारत में तो लगभग हर गांव का हिस्सा रहता था। तो अब से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि बल्कि शासन की शुरुआत होती है तो एक खास तरह की चुनावी रिगिंग की प्रक्रिया विकसित थी, और वो देखते देखते धीरे धीरे वो आपराधिक ढंग से एक खास पार्टी के लिए हुआ। पहले सीपीएम के लिए होता था और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन के लिए। बाद में जब ममता बनर्जी ने सिंदूर और नंदीग्राम के आंदोलन के बाद अपनी साख बढ़ाई, तो जब मिली तो जो उस तरह के जो लोग थे काम करने वाले, वो इनकी ओर आ गए। पहली हो रहा है खासतौर पर 1977 के चुनावों के बाद कि इतनी कड़ाई के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की देखरेख में चुनाव हो रहा है। प्रसून जी, आप 2005 का जो दूसरा चुनाव था, 2005 में बिहार विधानसभा के 2 चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में जो मार्च अप्रैल में हुआ था, उसमें विधानसभा की जो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, 13 अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे। चुनाव को कराने में तब चुनाव आयोग के सलाहकार होते थे केजे राव, आंध्र प्रदेश के अधिकारी थे, रहने वाले आंध्र प्रदेश के। उन्होंने जिस तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया पंजाब और तमिलनाडु पुलिस की देखरेख में या केंद्रीय बलों की देखरेख में बिहार का चुनाव कराया, बिहार की पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं था। वो बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से एक खास पार्टी के वो प्रतिबद्ध मानी जाती थी, राजनीतिक ऐसा ही दृश्य इस बार पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। और आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है केंद्रीय बलों के बीच में और जो पश्चिम बंगाल की या कोलकाता की अपनी पुलिस है उसको लेकर के। जो केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक गए हैं, उनको इस बात की शिकायत रही है कि जो स्थानीय पुलिस है खासतौर पर पश्चिम बंगाल की, वो
ढंग से कार्रवाई करने में सहयोग नहीं दे रही थी, जैसा कि वो अपेक्षित था, जैसा चुनाव के दौरान हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो केंद्रीय बलों की भारी संख्या के बीच में चुनाव हो रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल का वोटर जो साइड रहता था, कई बार स्थानीय पार्टी इकाइयों के, जिन्होंने आपका वो बदमाश गुंडे हैं, उनके दबाव में वोट डालने से बाहर निकलने से परहेज करता था। वो शायद इस बार ज्यादा निर्भय होकर के वोट डाल रहा है, और इसका असर तो चुनाव नतीजों पर जरूर पड़े। प्रसून जी, चलिए, अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह की योजनाओं, इस तरह के डिप्लॉयमेंट के कारण असर हो रहा है, भारी संख्या में मतदान दिख रहा है, या मोदी की गारंटी या ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार जैसे कल्याणकारी योजनाएं इस मतदान को बढ़ा रही हैं? निपुण जी, देखिए, जब अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल का चुनाव कैडर बेस्ड चुनाव रहा है। जो हम देखते हैं कि हमें इनको देना है तो देना है, चाहे वो पहले लेफ्टिस्ट का गढ़ वो रहा या फिर ममता बनर्जी का गढ़ बना। ऐसे में जब एक गुट आपका बहुत ज्यादा मजबूत होकर फाइट करता है तो दूसरा गुट भी उतना ही ज्यादा मजबूती से फाइट करता है। तो मुझे लगता है कि इस बार दोनों ही ओर से बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया गया, क्योंकि जो एंड डाई की सिचुएशन में बीजेपी लड़ी। और यही बात आप टीएमसी को देखो तो टीएमसी भी बिल्कुल मान के चल रही है, अगर इस बार हार गए तो फिर कई सालों के लिए हम बाहर हो जाएंगे सत्ता से। तो वो भी जो एंड डाई के सिचुएशन में आके फाइट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से चुनाव का प्रतिशत इस बार काफी बड़ा है। और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि भारत में अब ये बहुत अच्छी बात आ रही है कि हमारे वोटिंग प्रतिशत, पहले उदासीनता जो देखी जाती थी वोटर में, वो अब खत्म हो रही है। अभी बिहार का चुनाव हुआ था और आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां वोटिंग प्रतिशत, और खासतौर से महिलाओं को लेकर आपने देखा होगा कि महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत वो बहुत अच्छा था। तो यही बात मुझे दोहराव दिख रहा है बंगाल में। अंदर बिहार से सटा हुआ बंगाल है, तो ये इम्पैक्ट आपको बंगाल में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे इसका बेसिक रीजन ये मैं कहूँ कि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है। पॉली मार्केट का भी जो पॉली मार्केट है सट्टा बाजार में, उसका भी एक आकलन है ज्यादा मतदान के पीछे। उसका पीछे ये मतदान है, पहले मुस्लिम मतदाता डर की वोट करता था कि अगर उसकी सरकार नहीं बनी या उसके सपोर्टर वाली सरकार नहीं बनी तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कुछ इसी तरह की भावना अब हिंदुओं में घर कर रही है कि अगर हमने वोट नहीं किया, हमारे खिलाफ वाली सरकार आ गई तो हमारे अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। उमेश चतुर्वेदी जी, यह जो दिमाग में इस तरह की भावना घर करती है, असल में इसका असर क्या मतदान पर पड़ता है? क्या इस तरह की भावना घर कर रही है? जी देखिए, मतदान पर तो असर पड़ता ही और भावनाओं सहित मतदान नतीजा होता है, और आज के दौर में तो और कहीं ज्यादा हो रहा है। दूसरी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करो या मरो की स्थिति में, कुछ उसी तरह से भी या उनकी पार्टी भी करो और या मरो की, तो इससे बंगाल में वर्टिकल डिवीजन, मतलब सीधा बंटवारा हुआ है, या तो ममता को वोट देना है या भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि अभी लग रहा है हम लोगों को। हालांकि असल चीजें तो चुनाव नतीजों के बाद भी पता चल पाएगी कि जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उसने कितना वोट काटा था, पार्टी है उन्होंने कितना वोट दिया। कांग्रेस भी क्षेत्रों में खड़ा होने की कोशिश कर रही है, सीपीएम भी अपने को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने जो अतीत का गर्मीला क्षण रहा है उसको मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर जो डर है, और आप एक देखते बिल्कुल कांग्रेस की ओर से ये बात भी फैलाई है, खासतौर पर बहुसंख्यक वोटरों जिन्हें हम हिंदू वोट कह सकते हैं, कि आप सुरक्षित तभी है जब हम हैं। मतलब एक तरह से वो मतलब अगर राजनीतिक दल ये भरोसा दिला देते हैं जब तक हम हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, अगर हमें नहीं चुना गया तो आपकी सुरक्षा खतरे में है। यह देश की एकता के लिए भी बड़ा संकट है। लेकिन तुष्टीकरण की नीति आज देश को कहां से कहां पहुंचा दी है, हम सबके सामने इसका नतीजा दिख रहा है। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सट्टा बाजार के आंकड़ों को महज एक ट्रेंड के रूप में देखना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का अंतिम फैसला ईवीएम से निकलता है और किसी चीज़ से नहीं।
आप इस चर्चा में बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।